हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सेकंड वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि हमने हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में एक मैग्नेट क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, या फिर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, या फिर जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या मीनिंग है, जैसे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जो हमने एक ओस्टेड एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा था। तो इस तरह की चीजें हमने ऑलरेडी अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस की हैं। तो आज हम, जैसे कि हमने एक बार मैग्नेट की एक मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी, वैसे ही हम यहाँ कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मैग्नेट की बात करेंगे, जिनका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है उसे हम समझेंगे। तो यहाँ पे हमने तीन तरह के कंडक्टर्स लिए हैं। पहला हमने लिया है स्ट्रेट कंडक्टर, फिर सर्कुलर कॉइल एंड देन अ सोलेनॉइड। ये क्या होता है और इसकी फील्ड लाइन कैसी होती है, इसे हम बारी बारी समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेट कंडक्टर की। तो स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है, पहले ये समझते हैं। हमने स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में भी देखी थी वैसे, लेकिन जैसे कि हमने बार मैग्नेट के लिए किया था एक्सपेरिमेंट, कि हमने एक व्हाइट पेपर के ऊपर बहुत सारी आयरन फिलिंग्स या नेल्स को स्प्रेड कर दिया था और उसके बीच में हमने मैग्नेट रखा, तो थोड़ी देर बाद एक अपने आप अरेंजमेंट बन गया था कुछ, जिसके अकॉर्डिंग हम ये देख पाए कि जो अरेंजमेंट है उस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। वो सिमिलर एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे दोबारा रिपीट करेंगे, मगर इस बार हम एक स्ट्रेट कंडक्टर की रिपीट करेंगे। इस बार हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट कंडक्टर के बीच में, यानी कि एक स्ट्रेट कंडक्टर के बिल्कुल बीच में हम एक कार्डबोर्ड को प्लेस करेंगे, उसके ऊपर व्हाइट पेपर लगाकर उस पर हम बहुत सारे आयरन फिलिंग को स्प्रेड कर देंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक सेटअप बना रखा है कि हमने यहाँ पे एक हमारे कंडक्टिंग वायर एक्स वाई स्ट्रेट कंडक्टर लिया है, और उसके साथ हमने एक की, एक बैटरी, एक एमीटर और एक रेजिस्टेंस लिया है। तो यहाँ पे अगर हम बहुत सारी नेल्स को स्प्रेड कर देते हैं, तो यहाँ पे हमने एक रैंडमली इन्हें स्प्रेड कर दिया। ओके, तो जब इसे स्प्रेड किया, अभी हमने देखा कि यहाँ पे करंट ऑन नहीं है, यानी कि हमारा की जो है वो ओपन है। अगर हम इस की को क्लोज कर देंगे तो इस कंडक्टर के ऊपर से करंट आने लगा, कंडक्टर के अंदर करंट होगा। तो जैसे कि हमने इस की को क्लोज किया तो वी कैन सी कि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगी और यहाँ पे इधर होगी। करंट की डायरेक्शन यहाँ आने के बाद जैसे करंट आ जाता है, तो हमें पता है ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में एक चीज क्लियरली मेंशन की थी कि जब भी हम किसी कंडक्टर के थ्रू एक करंट को पास करते हैं तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो अगर वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो यहाँ की जो आयरन फिलिंग्स है वो अपने आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगी, या फिर एक फिक्स स्ट्रक्चर बना लेंगी, जिस स्ट्रक्चर का कुछ शेप इस तरीके से होगा कि यहाँ पे अराउंड द वायर, अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, वो सर्कुलर लूप्स बना लेती हैं। कुछ इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। इस कंसेंट्रिक सर्कल्स में हम देख रहे हैं कि अगर हम बोले कि स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, तो उसे सिंपली हम बता सकते हैं कि वो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। बट यहां पे ये चीज क्लैरिफाई नहीं हो पा रही कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरफ जा रही है, किस तरफ से आ रही है। जैसे हमने बार मैग्नेट में देखा था कि नॉर्थ से सारी फील्ड लाइन निकलती है, साउथ में एंटर होती है। ऐसा कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रहा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है। बट अगेन करंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट का होना ही करंट की वजह से है। तो करंट की डायरेक्शन यहां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम करंट की डायरेक्शन को यहां बदल दें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। ये चीज हम धीरे धीरे देखेंगे। पहले हम यहां पे समझते हैं, इसी एग्जांपल में अगर मैं निकालना चाहता हूं कि इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, तो हम एक रूल का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। अगेन ये राइट हैंड का रूल है और थंब इस्तेमाल है, क्या तो राइट हैंड थंब रूल है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर हम किसी कंडक्टर का, जैसे हमने आने एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें करंट कुछ इस तरफ जा रहा है, जैसे यहाँ पे आपने देखा, ऑब्वियसली मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे समझ सकते हो कि एक हाथ से इधर एक स्ट्रेट कंडक्टर को पकड़ के रखा है और करंट की डायरेक्शन अपवर्ड्स है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरीके से होल्ड करता हूं, तो यहाँ पे जो मेरी रिमेनिंग फिंगर्स देख रहे हो आप, जैसे मैंने करंट को इस तरीके से होल्ड किया है और यहाँ करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को इस तरफ से रखा है और मैंने रिमेनिंग फिंगर को कर्ल किया, तो जो ये कर्ल करते वक्त ये जो फिंगर की डायरेक्शंस बन रही है, ये सिमिलर डायरेक्शन हमारी किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कुछ इस तरीके की है। ठीक है, तो ये हमने कैसे निकाला, बाय विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल, जो ये कहता है कि when you place your right hand thumb in the direction of current, the remaining fingers will give the direction of
मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, तो यहाँ पे किसकी डायरेक्शन दे रही है? मैग्नेटिक फील्ड की। तो हमें यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल में देखा कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। वैसे सिमिलरली हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन यहाँ है, तो हम थंब को करंट डायरेक्शन प्लेस करेंगे और करंट की डायरेक्शन में प्लेस करने के बाद हमें डायरेक्शन कुछ इस तरीके से मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है? करंट कुछ इस डायरेक्शन में। ओके, लेकिन यहाँ पे हम एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि अगर किसी तरीके से मैं करंट की डायरेक्शन को बदल दूं, मतलब ये टर्मिनल्स को मैं अपोजिट कर दूं और टर्मिनल्स अपोजिट करते हुए करंट की डायरेक्शन बदल जाए, तो आप खुद देख सकते हो करंट की डायरेक्शन बदलते ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी अपोजिट हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन करंट पे डिपेंड करती है कि करंट जिस तरफ डायरेक्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी अपने आप को चेंज करते रहेगी। तो यहां से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। अब इस राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल हम आगे भी करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक सर्कुलर कॉइल की, तो सर्कुलर कॉइल का मतलब क्या है? जैसे हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट कंडक्टर देखा, मान लो एक स्ट्रेट कंडक्टर को ही हमने एक सर्कल में बना दिया, ठीक है, एक स्ट्रेट कंडक्टर को हमने एक सर्कुलर कॉइल में बना दिया, एक रिंग की तरह बना दिया, और उसके दो एंड्स यानी दो टर्मिनल्स हमने छोड़ दिए, जहां पे एक टर्मिनल मैंने पॉजिटिव रखा, एक पे नेगेटिव, मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक जगह लगाया और दूसरे पे नेगेटिव। तो इससे मुझे करंट की डायरेक्शन मिल जाएगी। करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी कि यहाँ पे करंट ऐसे जाएगा कुछ। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक किसी भी सर्कल को अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो किसी भी सेक्शन में हम देख सकते हैं कि थोड़े टाइम के लिए कुछ स्ट्रेट कंडक्टर ही है। थोड़े टाइम में ऐसे बहुत सारे सेक्शंस अगर हम देख लें, अगर हम ऐसे बहुत सारे सेक्शंस काट दें तो ये क्या है? एक स्ट्रेट कंडक्टर ही है, राइट। तो अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर ही है तो हमें पता है स्ट्रेट कंडक्टर के लिए तो सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। अब कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे तो यहाँ पे तो हर पॉइंट पे यानी हर सेक्शन के हर पॉइंट पे, पूरे सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा हूं मैं, यानी पूरे पेरिफेरी की बात कर रहा हूं, पूरे पेरिफेरी में हर पॉइंट पे ऐसे सेक्शंस बन सकते हैं, यानी कि हर सेक्शंस पे हमारे पास ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे। ठीक है, तो ऐसे अगर हम सोचें तो डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इसे थोड़ी सिंप्लिसिटी के लिए एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे और सिर्फ दो पॉइंट्स पे, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों एंड्स पे, एक टॉप एंड पे एक बॉटम एंड पे हम क्या चेक करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगे। ओके, और वैसी ही फील्ड लाइन पूरे पेरिफेरी में होगी। ओके, तो हमने टॉप एंड पे देखा कि यहां से करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरफ है, तो करंट की डायरेक्शन हमारे इस वाले स्ट्रेट कंडक्टर पे, जो कि एक छोटा सा सेक्शन है, जो एक स्ट्रेट कंडक्टर ही है, उस सेक्शन पे देखा तो वहां पे भी हम राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं कि कंडक्टर कुछ इस डायरेक्शन जा रहा है, तो मैं वहां पे अपना राइट हैंड का थंब रखूं और ये रिमेनिंग फिंगर मुझे क्या देगी? डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि इस रिंग के अंदर जा रही है फील्ड लाइन और फिर बाहर निकल रही है, तो कुछ इस तरह की फील्ड लाइन है यहाँ पे। तो मैं इसको कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। ओके, तो इस तरह की फील्ड लाइंस मेरे यहाँ पे मिल जाएगी। अब जैसे जैसे हम सेंटर लाइन की तरफ आते रहेंगे ये लाइन थोड़ी और स्ट्रेट होती जाएगी। अब वैसे ही कुछ मैं यहाँ पे देखूं कि यहाँ पे भी मेरे पास करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, तो करंट की डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो यहाँ पे मैं अगेन अपनी फिंगर्स को रखूं, यहाँ पे भी लाइन अंदर जा रही है, तो यहाँ पे भी बनेंगे, तो यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल्स, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी? डायरेक्शन हमारी यहां से अंदर जा रहा है और यहां से बाहर आ रही है। ओके, और ऐसा ही कुछ यहां पे अंदर जा रहा है और यहां से बाहर आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे डायरेक्शंस निकाल लेंगे और हमें एग्जैक्टली यहाँ पे दिख रहा है कि फील्ड लाइन कैसी है। अब ऐसा मान लो ऐसा ही डायरेक्शन, ऐसा ही स्ट्रक्चर हर पॉइंट पे बनेगा, तो हर पॉइंट पे बनेगा तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हर पॉइंट की फील्ड लाइन सेंटर की तरफ आ रही है तो सेंटर पे कितना ज्यादा कंसेंट्रेशन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। और इसी वजह से इस पे जनरली एक क्वेश्चन बन जाता है कि किस पार्ट पे, लाइक अगर एक सर्कुलर कॉइल की बात करें तो क्या उसके पेरिफेरी पे या फिर उसके सेंटर पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहाँ ज्यादा होती है। तो अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाता है तो आप सीधे बोलेंगे कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है वो पेरिफेरी पे ना होकर सेंटर पे ज्यादा होती है, बिकॉज वहां कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पेरिफेरी। पेरिफेरी में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है। ओके, तो यहाँ पे हम एक एक करके पॉइंट्स को पढ़ेंगे, जो कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलते हैं मैंने वहां पे लिखे हुए हैं। तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वुड बी इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स अराउंड एवरी पार्ट ऑफ द पेरिफेरी, जो मैंने आपको बताया कि हर सेक्शन में ऐसा पेरिफेरी बन जाएगा। फिर सेकंड पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल एज कंपेयर टू दैट ऑफ द पेरिफेरी, यानी कि सेंटर पे सर्कुलर जो सर्कुलर कॉइल का जो सेंटर है यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पेरिफेरी। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो कि ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज टू द सेंटर लाइन लुक सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। ओके, ये मेरे खुद का ऑब्जर्वेशन है, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया कि यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इस सेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ध्यान से देखा जाए तो ये पूरा एक बार मैग्नेट तरफ बिहेव कर रहा है। यहाँ से फील्ड लाइन सारी निकल रही है और यहाँ पे फील्ड लाइन सारी एंटर हो रही है। थोड़ा अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे इस तरीके से भी मैं देख सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है
वो कैसी आ रही है। ओके, बट अभी हम यहाँ पे पोल डिफाइन नहीं करेंगे। पोल को डिफाइन करने के लिए मैं आपको एक नया रूल सिखाऊंगा जो हम सोलेनॉइड पे पढ़ेंगे। अभी हम पहले सोलेनॉइड पे मूव करते हैं। ये हमने समझ लिया, यहाँ पे जो नोट वर्दी पॉइंट है हमने यहाँ देख लिया। अब हम बात करते हैं एक सोलेनॉइड की। अगर सोलेनॉइड की बात करें तो सोलेनॉइड क्या है, जैसे हमने यहाँ पे एक कॉइल बनाया है वैसे ही मल्टीपल कॉइल्स एक स्प्रिंग की तरह, जैसे अपने स्प्रिंग से सामने ही खेला होता है, तो एक स्प्रिंग की तरह यहाँ पे काफी सारे एक्सपेरिमेंट आपने देखे होंगे कि स्प्रिंग में वेट को टांग दिया, या 9th में भी काफी सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जिनमें ऐसे दिखाया था, या पेन के अंदर स्प्रिंग लगता है, तो ऐसी बहुत सारे स्प्रिंग्स हमने देखे। तो ऐसे एक स्प्रिंग स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना देते हैं, उसे हम कहते हैं सोलेनॉइड। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इसे अभी हमने स्विच ऑफ करके रखा है, तो यहाँ पे कोई भी ऑब्वियसली यहाँ पे करंट नहीं है, तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी नहीं है। लेकिन अगर हम इसे क्लोज कर दें तो करंट की डायरेक्शन यहां से कुछ इस तरह हो जाएगी। यहां से करंट इन करेगा, यहां से करंट आउट करेगा, और करंट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, तो करंट हर बार कुछ इस तरीके से है। ओके, अब ये सर्कुलर कॉइल है। अब ये क्या है, सर्कुलर कॉइल है। तो हर सर्कुलर कॉइल में जैसे हमने देखा फील्ड लाइन एक तरफ से निकलती है, दूसरे में एंटर होती है, तो यहां पे भी ऐसे बिहेवियर होगा। तो मैं कहता हूं कि फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है, राइट। तो ऐसे हर सेक्शन से अगर निकलती रहेगी फील्ड लाइन, तो ऐसे ज्वाइन करते करते ये फील्ड लाइन का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है कि यहां से निकल रही है और यहां एंटर हो रही है। ओके, यहां से निकल रही है और यहां एंटर हो रही है, और ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ बन जाता है। ऐसी बहुत सारी फील्ड लाइंस बन जाती हैं। ओके, तो इस तरीके की बहुत सारी फील्ड लाइंस हमें यहां दिखती है, और अगर हम इसे थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये फील्ड लाइन पूरे एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, राइट। बस यहाँ पे पोल्स डिफाइन नहीं है, पोल्स डिफाइन करने के लिए आपको रूल सिखाऊंगा, लेकिन ये फील्ड लाइन बिल्कुल सिमिलर है जैसे एक बार मैग्नेट में होती है। जैसे कि हमने एक बार मैग्नेट में पिछले वीडियो में देखा था कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, और सारी फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ में एंटर हो रही है, और ये कर्व्स ऊपर और नीचे दोनों तरफ बन रहे थे। तो ऐसी कुछ फील्ड लाइन हमें सोलेनॉइड में देखने को मिलती है। तो हमारा जो पहला पॉइंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो नोटवर्दी पॉइंट है, कि सोलेनॉइड प्रोड्यूसेस अ सिमिलर पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एज दैट ऑफ अ बार मैग्नेट, राइट। तो बार मैग्नेट की सिमिलर फील्ड लाइंस होती है जैसे कि हमारी सोलेनॉइड की होती है, राइट। अब यहाँ पे हम एक चीज देखें कि यहाँ तो हमने पोल्स डिफाइन कर लिया, बट यहाँ पे हम पोल्स को कैसे डिफाइन करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम पोल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं इन केस ऑफ अ सोलेनॉइड। अब आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि सोलेनॉइड में हम एक रूल का इस्तेमाल करते हैं, इसे हम स्क्रू रूल भी कहते हैं, या फिर हम रिवर्स या इनवर्स ऑफ राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं। अब ये क्या मतलब है इसका, यानी कि जैसे कि हमने राइट हैंड थंब रूल देखा था कि करंट की डायरेक्शन में थंब को रखते थे, रिमेनिंग फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देती थी, लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा करना है। यहाँ पे हम करेंगे करंट की डायरेक्शन को हम अपने रिमेनिंग फिंगर्स को रखेंगे, और जो थंब है वो हमें फील्ड लाइन की डायरेक्शन देगी। जैसे अगर मैं यहाँ ध्यान दूं तो यहाँ पे कुछ फील्ड लाइन इस तरीके से जा रही है, यानी कि आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज में मैं ऐसे हाथ रखता हूं करंट की तरफ, करंट की डायरेक्शन की तरफ मैंने अपना हाथ रखा, तो ये जो थंब है ये बाहर की तरफ आ रहा है, राइट। तो बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि ये एक वो पॉइंट है जहां से सारी फील्ड लाइन बाहर आ रही है, और जहां से सारी फील्ड लाइन बाहर आ रही है वो कौन सा साइड होता है, नॉर्थ। तो हमें नॉर्थ पोल मिल गया। या फिर एक तरीका ये है, नहीं तो इसे स्क्रू रूल से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि स्क्रू रूल में आपने जनरली देखा होगा कभी हम स्क्रू को अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो स्क्रू हमेशा बाहर की तरफ आता है। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते वक्त स्क्रू जब बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे ये वो सेक्शन है जहां से सारी फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, और जहां से फील्ड लाइन सारी बाहर आती है वो कौन सा साइड होता है, नॉर्थ पोल होता है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा हमें लिखा हुआ है नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसा बिल्कुल सिमिलर बिहेवियर हमें इस तरफ भी दिखेगा कि यहाँ से अगर हम नोटिस करें तो ये करंट जो ऐसे आ रहा है तो मेरे लिए कैसा है, क्लॉकवाइज। अब जब ये क्लॉकवाइज है और मैं क्लॉकवाइज तरफ करंट रखता हूँ तो ये अंदर की तरफ दिख रहा है थंब मुझे, ये मुझे कहां दिख रहा है, अंदर की तरफ। और जब थंब मुझे अंदर की तरफ दिख रहा है कर्ल करके, हाँ थंब अंदर की तरफ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे सारी फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही है, और जिस पॉइंट पे फील्ड लाइन सारी अंदर की तरफ जा रही है वो हमारा कौन सा पोल होता है, साउथ पोल, राइट। तो यहाँ पे हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग करके निकाल लिया। तो इस तरीके से हम पोल्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर बार मैग्नेट की बात करें तो बार मैग्नेट के बाहर तो हम देख सकते हैं फील्ड लाइंस कैसी हैं। अगेन ये हम देख तो नहीं सकते, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि डिफाइन करती हैं कि एक वो रीजन जहां तक मैग्नेट का इन्फ्लुएंस होता है। बट यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अंदर की पोल्स की डायरेक्शन क्या है, साउथ टू नॉर्थ। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है, ये भी क्लोज लूप है तो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से जा रही है, लेकिन अंदर क्या है, साउथ टू नॉर्थ है, ताकि क्लोज लूप बन सके। ओके, मगर अंदर अगर हम ऑब्जर्व करें तो अंदर की जो फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट होती है और पैरेलल टू ईच अदर होती है। मतलब ये एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलल है और इक्विडिस्टेंट है। दो मेरी डायग्राम्स बहुत खराब होते हैं, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे मैं यहाँ क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अंदर का जो फील्ड लाइंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल पैरेलल है और इक्विडिस्टेंट पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो अगर ये चीज हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है, अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ा था कि जिस भी सेक्शन में आप ये देखो
कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्लोजनेस ज्यादा हो, वहां पे हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। जहां पे हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डिस्टेंस पर है, दूर दूर रखें, तो वहां पे क्या कहेंगे कि यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है। लेकिन यहां तो बराबर रखें और इक्वली इक्वल डिस्टेंस पे रखें, तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसके अंदर मैं किसी भी पॉइंट पे देखूं, मैं किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेक करना चाहूं, तो हर पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बिल्कुल बराबर मिलेगी, बिल्कुल इक्वल मिलेगी। तो ये चीज मैंने यहाँ पे मेंशन भी की है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सॉलिनॉइड आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, दैट इज मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। ओके, अब इससे हमें एक फायदा और होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर होने के साथ, इक्विडिस्टेंट होने के साथ, हर पॉइंट पे सेम मिलती है। तो हम इसकी हेल्प से किसी भी दूसरे ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल को जो पहले से मैग्नेट नहीं है लेकिन कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखता है, जैसे कोई भी फेरिक मटेरियल हुआ, जैसे यहाँ पे सॉफ्ट आयरन का जनरली आप एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम एक सॉफ्ट आयरन इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं तो ये क्या करता है, उस चीज को मैग्नेटाइज कर देता है। ठीक है, तो सोलेनॉइड की एक प्रॉपर्टी और होती है कि दैट सोलेनॉइड मैग्नेटाइज अदर फेरिक मटेरियल। तो अब हम समझते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे अभी हमने बताया कि एक सोलेनॉइड किसी भी एक मटेरियल को जो कि मैग्नेट पहले से तो नहीं है बट उसे मैग्नेटाइज कर सकते हैं, तो उसे मैग्नेटाइज करने में हेल्प करता है और उसे एक मैग्नेट बनने में हेल्प करता है, राइट। तो जैसे कि अगर ऐसा पॉसिबल है, तो जिस तरीके से अगर हम सोलेनॉइड की हेल्प से कोई मैग्नेट फॉर्म करें, इस तरीके से अगर एक मैग्नेट फॉर्म करें तो उस मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दोनों सेटअप्स बनाए हैं, तो अगर मैं इसे एक एक करके समझूं तो यहाँ पे कुछ फील्ड लाइन इस तरीके की थी जैसे कि एक बार मैग्नेट में होती है। ओके, तो इस तरह की फील्ड थी और यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे हमारा साउथ पोल था। ठीक है, करंट की डायरेक्शन सेम है, सब कुछ सेम है। ओके, हमने बोला कि इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के एरिया में जहां पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इक्वल है और इक्विडिस्टेंट है, वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम एक मटेरियल को इंसर्ट कर देते हैं। जैसे हमारी बुक में सॉफ्ट आयरन का एग्जांपल है कि हम एक सॉफ्ट आयरन को यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं किसी भी एक ऐसे सोलेनॉइड में। तो सोलेनॉइड क्या करता है, सोलेनॉइड बिकॉज इसकी प्रॉपर्टी होती है, तो ये क्या करता है, बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, जो फील्ड यहाँ पे जा रही है इसकी मदद से ये इन्हें मैग्नेटाइज कर देता है। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटाइज होकर मटेरियल निकलता है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, मतलब अभी ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कंपैरेटिवली एक परमानेंट मैग्नेट से कितना अच्छा होता है इसे हम अभी समझेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या इसकी स्ट्रेंथ फिक्स होती है, मतलब एक मैग्नेट जो है उसकी स्ट्रेंथ फिक्स होती है। हम जानते हैं एक मैग्नेट की एक स्ट्रेंथ होती है फिक्स, एक रीजन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो फिक्स रहता है। वो हम उसको मैग्नेट को बढ़ा चढ़ा के खींच तान के कुछ भी करके नहीं बढ़ा सकते। लेकिन अगर हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें तो यहाँ पे हम मैग्नेट की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। अब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को अपने अकॉर्डिंग हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे जो जो फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं हम उस फैक्टर्स को एक एक कर समझेंगे। जैसे हमने यहाँ पे पहला फैक्टर लिखा है द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, यहाँ पे जो आप देख रहे हो कॉइल जो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि हमारी मैग्नेट की स्ट्रेंथ कितनी होगी। मतलब जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतना ज्यादा फ्लो ऑफ चार्जेस, उतने ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट और ज्यादा बेटर होगा अगर हमारे नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा होंगे। तो मैं कह सकता हूं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को मैं यहां से बी से डिनोट कर रहा हूं। ये क्या है मेरा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, इसको मैं यहां बी से डिनोट कर रहा हूं। ये हमारा नंबर ऑफ कॉइल के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखता है, मतलब नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। अब वहीं अगर मैं बात करता हूं करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, अब अगेन करंट ज्यादा फ्लो करेगा, चार्ज नंबर ऑफ चार्जेस का फ्लो ज्यादा, तो यहाँ पे भी स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्ट रिलेशन रखती है किसके साथ, करंट के साथ। अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ द एयर गैप बिटवीन द पोल्स, मतलब दोनों पोल्स के बीच का अगर हम गैप कम कर दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दें, एयर गैप जो होता है वो डायरेक्ट रिलेशन रखता है हमारे लेंथ के साथ और इनवर्स रखता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ। तो अगर हम इस सोलेनॉइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दें और लेंथ को कम कर दें, मतलब दोनों पोल्स के बीच में डिस्टेंस कम कर दें, तो ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के अंदर से पास हो पाएंगी और ऑब्वियसली ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा पास होंगी तो इस मटेरियल के अंदर प्रॉपर्टी ज्यादा जल्दी और ज्यादा डेवलप होंगी, तो ये ज्यादा बेटर, ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। तो यहाँ पे एयर गैप जितना कम होता है उतना ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है, तो हम यहाँ पे एयर गैप के साथ इसका इनवर्स रिलेशन बनाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को मैनिपुलेट कर सकते हैं।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं, कोई कंपैरिजन कर लेते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में और एक परमानेंट मैग्नेट में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर हमने बात की तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमेशा एक मैग्नेट नहीं होता, अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट देंगे तभी वो मैग्नेट तरह बिहेव करेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ परमानेंट मैग्नेट में नहीं होता। परमानेंट मैग्नेट उसकी मटेरियल प्रॉपर्टीज के ऊपर होता है। अगर वो एक मैग्नेटिक मटेरियल है और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमेशा शो करेगा, उसको करंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट की, बट इसकी जो स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, ये क्या है, वैरी की जा सकती है। कभी हम करंट कम कर दें, कभी हम एयर गैप बढ़ा दें, या कुछ भी, लाइक विद दिस फैक्टर जो हमने अभी थोड़ी देर पहले समझे, इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम इनकी स्ट्रेंथ को वैरी कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। कभी हमें ज्यादा चाहिए, कभी हमें कम चाहिए, तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। बट ऐसा कि ऐसी कोई लिबर्टी हमारे पास परमानेंट मैग्नेट के साथ नहीं होती। परमानेंट मैग्नेट एक सेट स्ट्रेंथ है, उसके आगे वो नहीं बढ़ता। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक जो हमारे मैग्नेट होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसमें हम पोल्स को भी वैरी कर सकते हैं। हम कभी इधर साउथ पोल बना दे, नॉर्थ पोल बना दे, इधर नॉर्थ पोल साउथ पोल बना दे। ये कैसे पॉसिबल है? करंट के डायरेक्शन को बदल के। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व करंट में एक्सप्लेन किया था, बट ऐसा हम यहां नहीं कर सकते। परमानेंट मैग्नेट में चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। तो कई फैक्टर्स में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत तरीके से हमारे लिए ज्यादा सुटेबल होता है यूज करने के लिए, और ऐसा ही होता है। लाइक अगर हम टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में देखें और रियलिटी में देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू परमानेंट मैग्नेट्स। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ इलेक्ट्रिकल यूजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक फैन, टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक ट्रेन, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, मतलब मोस्टली ऐसे अप्लायंसेस हैं जो आप अपने आसपास रेगुलरली देखते हैं। इन सबके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट से होता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में लिफ्टिंग के लिए, बड़े बड़े आयरन बार्स को उठाने के लिए, या बड़े बड़े मासेस को इधर से उधर शिफ्ट करने के लिए, ऐसे बहुत सारी फंक्शनिंग होती है। बहुत सारी चीजों के लिए हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल होते हैं। रोबोटिक्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूसेज इतना ज्यादा है, उसका एप्लीकेशन इतना ज्यादा है एज कम्पेयर टू परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट आज के टाइम में हम ज्यादातर खेलने में इस्तेमाल करते हैं, या फिर लाउड स्पीकर्स में, माइक्रोफोन्स में, इन सब में थोड़ा बहुत इस्तेमाल हो जाता है, बड़ा ज्यादा इस्तेमाल इसका अब है नहीं। तो इस तरीके से परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमने डिफरेंस पढ़ा। तो आज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट भी समझ लिया, उसकी प्रॉपर्टी समझी, उसमें क्या किन किन फैक्टर्स पे डिफेक्ट करता है ये भी समझ लिया, और उसका यूज भी देख लिया। तो ये सारी चीजें हमारे लिए एग्जाम के लिए डायरेक्टली बेस्ड, डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड है। तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, और साथ साथ हम अपने वीडियो में हम समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस करते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, किस तरीके का उसका बिहेवियर होता है। इस चीज को हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।